नमस्ते बच्चों। आज के इस भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम अपने इस तासिका में अपना जो व्याकरण है, जो आज तक आपने पढ़ा है, उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। उसमें जो समानार्थी शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है, वो तो हमने अपनी जो योग्य चुनाव ये पाठ है और बूंदे कविता है, इसमें उसका रिवीजन हमारा करके हो गया है। आज हम संज्ञा और उसके साथ ही वचन और लिंग, इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। बच्चों, मैंने इसके पहले की तासिका में ही आपसे कहा था कि जिस दिन मतलब गुरुवार के दिन आपका जब ये व्याकरण का रिवीजन होगा, उस दिन हम आपकी डिक्टेशन टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो आज हमारी डिक्टेशन टेस्ट होने वाली है। मैंने आपसे इसके पहले ही कहा था कि आपको उसके लिए योग्य चुनाव पाठ अच्छी तरह से पढ़कर रखना है। और अभी आप इस तासिका शुरू जब हो रही है, उसी समय आपकी जो पेन है, आपकी नोटबुक है, वो आप रेडी रखोगे। इस तासिका के अंत में हम क्या करेंगे, अपनी जो ये डिक्टेशन टेस्ट है वो लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की तासिका को। सबसे पहले हम देखने जाएंगे संज्ञा। तो ये संज्ञा कैसे शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, वो पहले हम देखेंगे। पहला यहाँ पे दिया हुआ है शब्द। शब्द मतलब क्या? तो अक्षरों का वह समूह जिससे कोई अर्थ निकलता है, वे शब्द कहलाते हैं। देखिए बच्चों, शब्द में तो अलग अलग अक्षर होते हैं, लेकिन वो इस तरह से रखे होते हैं कि उसमें से कोई अर्थ निकलता है। उसकी रचना इस तरह से की होती है कि जिससे कोई अर्थ निकलता है। अगर किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता तो उसे हम शब्द नहीं कहते। अब यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे पौधे, पेड़, साथ, स्वागत। इन चारों शब्दों में आपको कुछ न कुछ अर्थ है, ये आपको पता चलता है। अब इन शब्दों से ही क्या बनते हैं? वाक्य। वाक्य मतलब क्या? तो शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ व्यक्त हो, उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों की इस तरह से रचना की जाती है कि जिससे कोई अर्थ निकलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ, या फिर कतार में चलो। और तीसरा वाक्य आपको दिया हुआ है, हम सब साथ हैं। यहाँ पर अलग अलग शब्द हैं और उनकी रचना इस प्रकार से की है जिससे हमें कुछ अर्थ समझ में आता है। उसके बाद हम देखेंगे पद परिचय। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। उपयुक्त 3 वाक्य में पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ, चलो, हम सब साथ और है, यह सभी शब्द पद कहलाते हैं। पद के 5 प्रकार होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा अव्यय। इन पद के 5 प्रकारों में से जो पहला प्रकार है संज्ञा, वो हम आज देखने जा रहे हैं। तो पहले देखते हैं संज्ञा मतलब क्या। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, मन के भाव और रिश्ते के नाम संज्ञा कहलाते हैं। देखिए बच्चों, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हर चीज़ को हमने कुछ न कुछ नाम दिया होता है। या वो पशु हो, पक्षी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, हर चीज़ को हमने कुछ न कुछ नाम दिया होता है और उसी को संज्ञा कहते हैं। जैसे हमें कुछ उदाहरण आपको दिए हैं। पहला है व्यक्तियों के नाम। जैसे कोई लड़का है, लड़की है, पुरुष है, स्त्री है, सबको हम कुछ न कुछ नाम रखते हैं। उदाहरण आपको दिए हैं राम, नैना, मीना, भारत आदि।
जैसे आपके भी अलग अलग नाम होंगे, आपके भाई बहन, हमारी माँ, हमारे पिताजी, सबका कोई ना कोई नाम होता है। उसके बाद है पशुओं के नाम, जैसे बंदर, लोमड़ी, गाय, शेर, गधा आदि। आपने बहुत सारे पशु देखे होंगे, सुने होंगे, जैसे कि पालतू पशु होते हैं या फिर जिसे हम लोग कहते हैं कि जो जंगली जानवर होते हैं, तो हर एक को हमने कुछ न कुछ नाम दिया होता है। उसके बाद हम देखेंगे पक्षियों के नाम, जैसे मोर, पपीहा, कोयल, कौवा, चिड़िया, उसके बाद तोता। ऐसे बहुत सारे पक्षी होते हैं जिनको हमने कुछ न कुछ नाम दिया हुआ है। उसके बाद है वस्तुओं के नाम। वस्तु कौन कौन सी है देखिए, पुस्तक, कलम, मेज़, पेड़, आपकी पेन होगी, पेंसिल, रबड़, हर एक वस्तु को हमने नाम दिया होता है। उसके बाद है स्थानों के नाम, जैसे कि बैग, घर, पाठशाला, मंदिर, ये हो गए स्थानों के नाम। उसके बाद है रिश्तों के नाम। हमने हर एक रिश्ते के लिए कुछ न कुछ नाम रखा होता है। भाई, बहन, माता, मामा, पिता, मामी, उसके बाद ममेरी बहन, चचेरी बहन, ऐसे बहुत सारे, नानी, दादी, दादा, ऐसे बहुत सारे रिश्तों के नाम हमने दिए होते हैं। हर एक रिश्ते को हम कोई ना कोई तो नाम देते ही हैं। उसके बाद है हमारे मन के भाव। हमारे मन के बहुत सारे भाव होते हैं, जैसे आनंद, भय, दुख, डर या फिर आश्चर्य, ऐसे बहुत सारे हमारे मन के भाव होते हैं। इस प्रकार बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, मन के भाव, रिश्तों के नाम, ये सब नाम क्या होते हैं जिनके द्वारा हम उस चीज़ को जानते हैं और उन्हें ही हम कहते हैं संज्ञा। यहाँ पे आपको उदाहरण दिया है, गधा कामचोर है, और दूसरा दिया है मोहन घर पर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो संज्ञा अब हमने देखी उसके 5 प्रकार हैं, लेकिन आपको इस साल पढ़ने के लिए सिर्फ 2 ही प्रकार हैं जो आपने पढ़े हुए हैं। पहला प्रकार आपने पढ़ा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा प्रकार आपने पढ़ा है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन कुल 5 प्रकार होते हैं, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। चलो पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, लड़के, महात्मा, पुस्तक, पहाड़, नदी आदि के नामों का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, वंदना इधर आ। मुंबई बड़ा शहर है। गंगा एक पुण्य नदी है। मतलब एक नदी है और उसका नाम है गंगा। नदियाँ तो बहुत सारी है, उसमें से एक है गंगा। लड़कियों के बहुत सारे नाम होते हैं, उनमें से जो वंदना नाम की लड़की है उसे कहा है कि वंदना इधर आ। शहर बहुत सारे हैं, उसमें से मुंबई शहर के बारे में बताया गया है। मतलब क्या, तो किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष शहर या किसी विशेष नदी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। दूसरा प्रकार हमने देखा है कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या पढ़ी है आपने, तो जिस संज्ञा से एक पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नदी पर्वत से निकलती है। दूसरा वाक्य है लड़का पाठशाला जाता है। और तीसरा वाक्य है जवान हमारी रक्षा करते हैं। देखिए पहले जो हमने देखा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें गंगा नदी ऐसे कहा था, मतलब नदियाँ बहुत सारी है, उसमें से गंगा,
उस गंगा नदी के बारे में आपको बताया था। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि नदी पर्वत से निकलती है, तो यहाँ पर किसी नदी का नाम नहीं दिया हुआ है, तो जो नदियाँ होती है उनके बारे में बताया है। लड़का पाठशाला जाता है, कौन सा लड़का जाता है, उस लड़के का नाम यहाँ पर नहीं बताया हुआ है, और पाठशाला का भी नाम यहाँ पर नहीं बताया, किसी विशेष शाला का, पाठशाला का नाम नहीं बताया है। तो उसको कोई भी स्कूल होगा, कोई भी पाठशाला होगी, या कोई भी लड़का होगा, किसी विशेष के बारे में नहीं बताया है, इसलिए यहाँ पर लड़का और पाठशाला ये व्यक्तिवाचक न होते हुए जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण हम देखेंगे। यहाँ पर दिए हुए हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। पहले हम देखेंगे गंगा, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और नदी ये जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन पर्वत जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पर्वत में किसी पर्वत का नाम नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर हिमालय यह एक पर्वत का नाम है, ये आपको बताया हुआ है। मुंबई यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है और शहर जातिवाचक संज्ञा है। चौथा है राम, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है और लड़का जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न पहला हम देखेंगे। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि जिसमें हम जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखेंगे। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञाएं चुनिए। पहला वाक्य आपको दिया है, गांव में बड़ा तालाब है। उसका उत्तर है, उसमें दो संज्ञाएं आई हैं, एक तो गांव और दूसरा है तालाब। दूसरा जो उदाहरण दिया है उसमें कुत्ता वफादार है। उसका उत्तर उन्होंने दिया है कि एक ही इस वाक्य में संज्ञा आई है, वो है कुत्ता। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा चुनकर उसका प्रकार लिखिए। पहला वाक्य है, पक्षी हवा में उड़ रहे हैं। अब इस वाक्य में पक्षी ये एक संज्ञा है, और इस संज्ञा का प्रकार कौन सा है, तो पक्षी, किसी पक्षी का नाम नहीं दिया है कि वो तोता है, मैना है, या कौवा है, या मोर है, सिर्फ पक्षी कहा है, इसलिए ये है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जो उदाहरण आपको दिया है, मीना पढ़ रही है। यहाँ पर एक लड़की है मीना, वो पढ़ रही है ऐसा बताया है, इसलिए किसी एक विशेष मीना के बारे में बात की है, इसलिए यह होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों वचन और लिंग। वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो वचन मतलब क्या है कि शब्द के जिस रूप से पता चलता है हमें कि वो जो जिस चीज़ के बारे में कहा गया है वो एक है या अनेक, उसे कहते हैं, शब्द के उस रूप को कहते हैं वचन। वचन के दो भेद हैं, दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब क्या, संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक वस्तु होने का ज्ञान होता है उसे कहते हैं बहुवचन। अब यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है, देखिए, एक वचन और बहुवचन, उसी शब्द का बहुवचन क्या होता है वो आपको बताया है, जैसे कि स्त्री, स्त्रियाँ, घोड़ा, घोड़े, नदी, नदियाँ, रुपया, रुपये, लड़का, लड़के, गाय, गायें। उसके बाद हम देखेंगे लिंग। संज्ञा के जिस रूप से
व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। कि जिस संज्ञा के शब्द के रूप से हमें पता चलता है कि वो नर है या मादा, मेल है या फीमेल, पुरुष है या स्त्री, तो उसे क्या कहा जाता है? लिंग। उसको आपको दूसरी भाषा में समझाया है कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। सरल शब्दों में उसे क्या कहेंगे हम? शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं, लिंग के दो प्रकार होते हैं। एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द मतलब क्या? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द पढ़कर आपको पता चलता है कि ये शब्द पुरुष जाति का है, जैसे कि कुत्ता, बालक, खटमल, पुरुष, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि। ये शब्द पढ़ते ही आपको पता चलता है कि ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। और ये सारे शब्द हमने देखे कि जो सजीव है, लिविंग बीइंग्स के हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें होती है कि जो निर्जीव होती है, नॉन लिविंग होती है। वो कौन सी है? तो मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि। ये शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद हमारे कुछ मन के भाव होते हैं, वो कौन से हैं? तो दुख, लगाव, ऐसे कुछ भाव है जो पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जो शब्द पढ़ते ही आपको पता चलता है कि ये शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति के हैं, तो उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। सजीव कौन कौन से शब्द हैं? तो माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसिनी, लड़की, बकरी इत्यादि। निर्जीव पदार्थ कौन कौन से हैं? तो सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि। और भाव, अपने मन के जो भाव होते हैं, तो लज्जा, बनावट, ये जो भाव है ये कैसे शब्द है? स्त्रीलिंगी शब्द है। समझ में आ रहा है आपको कि सजीव, निर्जीव और अपने भाव भी स्त्रीलिंगी शब्द के शब्द हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। गाय, इस शब्द का पुल्लिंगी शब्द हम लिखते हैं हमेशा। आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि दिए गए शब्द का पुल्लिंगी शब्द लिखिए, तो उसे हम लिखेंगे गाय, तो गाय का लिखेंगे बैल। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि दिए हुए शब्द का लिंग बदलिए, तो गाय का हम लिखेंगे बैल, बकरी का हम लिखेंगे बकरा, मोरनी का मोर, मुर्गी का मुर्गा और लड़की के लिए हम लिखेंगे लड़का। तो बच्चों, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं लिंग और वचन पर। तो प्रश्न पहला है, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। उसमें आपको दिया हुआ है अ और ब कॉलम। पहले अ कॉलम में दिया है सब्जी, पौधा, स्त्री, और ब कॉलम में दिया है स्त्रियाँ, सब्जियाँ, पौधे। अब आपको जोड़ियाँ मिलानी है। सब्जी, इस एक वचनी शब्द का अनेक वचन होता है या बहुवचन होता है स्त्रियाँ। पौधा, इस शब्द का बहुवचन होता है पौधे, और स्त्री, इस शब्द का बहुवचन होता है स्त्रियाँ। प्रश्न दूसरा आपको दिया है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। तो यहाँ पर अगर आपको राजा शब्द दिया है तो उसका आप लिंग बदलेंगे रानी, और अगर बकरा शब्द दिया है तो उसका आप लिंग बदल कर लिखेंगे बकरी। तो बच्चों, अब देखेंगे कि इस व्याकरण के ऊपर आपको किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पहला हम देखेंगे, दिए हुए शब्द का लिंग बदलकर योग्य पर्याय चुनिए। आपको जो शब्द दिया होगा उसका लिंग आप पहचानोगे और फिर उसका लिंग आपको बदलना है। अगर दिया हुआ शब्द स्त्रीलिंग है तो उसका आप पुल्लिंग शब्द का पर्याय ढूंढोगे, और अगर दिया हुआ शब्द पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग शब्द का पर्याय ढूंढोगे। अब पहला शब्द आपको दिया है स्त्री, अब उसका आपको क्या करना है? सही पर्याय चुनना है। अभी दो पर्याय आपको दिए हैं, लड़का और पुरुष। इसमें से सही कौन सा है? तो पुरुष, ये सही जवाब है और इसको ही आप टिक करोगे। उसके बाद है प्रश्न दूसरा, दिए हुए शब्द का वचन पहचान कर उचित पर्याय चुनिए। अभी आपको शब्द यहाँ पर दिया हुआ है पौधे।
अब आपको पहचानना है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। तो पौधे क्या है? बहुवचन है। एक वचन होता है उसका पौधा, तो यहाँ पर हम चुनेंगे बहुवचन। प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए वाक्य में से संज्ञा पहचान कर उचित पर्याय चुनिए। उसमें से पहला आपको दिया है मीना पढ़ रही है। अब इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है? तो 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, 3 पर्याय आपको दिए हैं। उसमें से है पहला पढ़, दूसरा है मीना और तीसरा है। तो इसमें से सही जवाब कौन सा है? तो मीना पढ़ रही है। इस वाक्य में पढ़, मीना और है में से मीना ये है संज्ञा, और इसीलिए यही होगा हमारा सही जवाब। तो बच्चों, आपको समझ में आया ही होगा कि किस प्रकार हमें व्याकरण के ऊपर जो सवाल आएंगे उनको अच्छी तरह से लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे अपने डिक्टेशन टेस्ट हम शुरू करेंगे। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था जब ये तासिका शुरू हो गई थी कि आज हम डिक्टेशन टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो चलो जल्दी से आप क्या करेंगे, अब अपनी जो नोटबुक है, अपनी पेन है, वो रेडी रखिए। ठीक है, सबने ले ली है। अब आप क्या करोगे, 1 से 10 तक वहाँ पर नंबर लिखोगे। लिख लिए सबने? अब मैं क्या करूँगी, आपको ये शब्द जो बोलूँगी वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। एक एक शब्द को मैं 3-3 बार बोलूँगी। ठीक है, आप सारे शब्द लिख लीजिए और उसके बाद आप खुद उसे चेक करोगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला शब्द आप लिखोगे आदेश, आदेश, आदेश। दूसरा शब्द आप लिखोगे चुनाव, चुनाव, चुनाव। तीसरा शब्द आप लिखोगे हताश, हताश, हताश। चौथा शब्द आप लिखोगे परिवार, चौथा शब्द परिवार। पांचवा शब्द आप लिखोगे सहायता, सहायता। छठा शब्द आप लिखोगे बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। सातवां शब्द आप लिखोगे दूर, दूर, दूर। आठवां शब्द आप लिखोगे युवक, आठवां शब्द है युवक, युवक। नौवां शब्द है ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार। और 10वां शब्द आप लिखोगे विनती, विनती। आपका लिख के हो गया होगा। वापस एक बार मैं सारे शब्द पढ़ती हूँ, आप एक बार चेक कीजिए। पहला शब्द है आदेश, दूसरा शब्द है चुनाव, तीसरा शब्द है हताश, चौथा शब्द है परिवार, पांचवा शब्द है सहायता, छठा शब्द है
बैलगाड़ी। 7वां शब्द है दूर। 8वां शब्द है युवक। 9वां शब्द है ईमानदार। और 10वां शब्द है विनती। अब बच्चों क्या करेंगे हम, मैं अब एक एक करके सारे शब्द आपके स्क्रीन पर लेके आऊँगी। आप क्या करोगे, हाथ में पेन रखोगे और अपना शब्द खुद चेक करोगे। जो शब्द गलत है उसे आप गलत करोगे और जो शब्द गलत है उसे आप सही, मैंने जो स्क्रीन पे दिया हुआ है उसे आप कॉपी कर लोगे और वही शब्द आपको नोटबुक में 3-3 बार लिखना है। ठीक है, तो चलो सब रेडी है चेक करने के लिए। शुरू करते हैं। पहला शब्द आदेश। चुनाव। हताश। परिवार। सहायता। बैलगाड़ी। दूर। युवक। ईमानदार। विनती। अब आपने क्या करना है, ये सारे शब्द सामने हैं, आप चेक करोगे। जो भी शब्द आपका गलत आता है आप क्या करोगे, तो उसे आप गलत दोगे और उसके बाद जो भी आपके गलत शब्द आएंगे उसे आप क्या करोगे, 3-3 बार अपनी नोटबुक में लिखोगे। तो बच्चों आज के हमारे डिक्टेशन हो गई है। आप सब ने अच्छा ही लिखा होगा क्योंकि मैंने आपको तैयारी करने के लिए कहा था और आपने भी अच्छी तरह से तैयारी की होगी। जो भी आपके गलत शब्द आए हैं वो क्या करोगे, आप आपकी नोटबुक में 3 बार लिखोगे। तो चलो फिर मिलते हैं अपनी अगली तासिका में। धन्यवाद।